डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता कॉम्पिटिटिव जोन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम भाग यानी कि भाग 6। और आज का टॉपिक है सिंधु कालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ था वे, यानी कि आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं लिपि। तो हम जानते हैं कि जो किसी भी जो है भाषा को पढ़ने का माध्यम लिपि होता है। तो सिंधु घाटी में भी एक लिपि का विकास हुआ था जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया, यानी कि सिंधुवासी भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या है, जैसे इसमें कैसे लिखा था, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए पहाड़ीय जनजाति को दर्शाना हो, दिखाना हो कि पहाड़ीय है, तो लिख तो सकते नहीं क्योंकि भाव चित्रात्मक था, सांकेतिक रूप में था। तो ये क्या करते थे, एक पहाड़ का चित्र बना करके और वहाँ पे इसके पास में जो है एक जो है आदमी का जो है चित्र बनाते थे। इससे पता चलता था कि पहाड़ के साथ में रहने वाले हैं, इसलिए पहाड़ीय जनजाति हैं। तो यानी कि ये सांकेतिक रूप में था, ये कोई भाषा नहीं थी। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धातु कर्म यानी धातु का ज्ञान। तो सिंधु सभ्यता में लोथल से तांबे एवं कांसे की वस्तुएं मिली हुई है, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो से 10.5 सेंटीमीटर की एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो बताइए, मूर्ति प्राप्त हुई, बहुत सारे वस्तुएं मिले हुए हैं, तो इससे क्या ज्ञात होता है? तो इससे पता चलता है कि कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक उन्हें पता था। कच्ची धातु से जो है शुद्ध तांबा कैसे बनाया जाएगा, इसकी तकनीक उनको ज्ञात था, तभी तो जो है तांबे की वस्तु मिली हुई है। अब देखिए, कांच से बनाने के भी तरीका होता है, तांबा भी कैसे बनाया जाता है, तो ये सब तकनीक उनको पता था। तो हम जानते हैं कि जो 1083 डिग्री सेल्सियस पर तांबा पिघलता है, यानी कि 1083 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बनाने की तकनीक का पता उनको चल गया था। और जहाँ कांसा की बात है तो 75 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक तांबा एवं 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टीन मिला करके कांसा का निर्माण होता है। यानी कि इससे स्पष्ट है कि जब कांसे की मूर्ति मिला है तो कांसे बनाने की पद्धति भी इनको ज्ञात थी। देखते हैं कि वाहन, यानी ये वाहन का भी आविष्कार किए थे। तो ये कैसे पता चलता है कि वाहन वहाँ पे था? तो कुछ जो है पुरातात्विक स्रोतों में हम बताए हुए हैं कि मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला हुआ है। बैलगाड़ी का एक खिलौना मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इससे पता चलता है कि वाहन निर्माण की तकनीक हड़प्पावासियों को ज्ञात था। इसका अगला पॉइंट देते हैं गोदीवाड़ा, यानी गोदी और नौका। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। गोदी मतलब होता है जहाज होता है। तो लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी यानी बंदरगाह मिली हुई है। कहाँ से? तो लोथल से मिली है ये। और इससे पता चलता है कि ये नौका और गोदी निर्माण की पद्धति भी जानते थे, तभी तो गोदीवाड़ा है। बंदरगाह है, इसका मतलब वहाँ पर नाव या जहाज जो रुकता होगा तब बंदरगाह है। तो इससे ये ज्ञात हुआ कि वे क्या करते थे, यानी कि गोदी और नौका बनाने की पद्धति से भली भांति परिचित थे। और अपन देखते हैं माप तौल की तकनीक का ज्ञान। तो ये भी हम बता चुके हैं। माप तौल की पिछले वीडियो में आपको देखना हो तो देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो पिछला वीडियो मेरा जितना भी वीडियो इस पर हड़प्पा सभ्यता बनाया है वो सब मिल जाएगा। तो माप तौल की पद्धति का भी इनको ज्ञान था, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की पद्धति से भली भांति परिचित थे। वहाँ करीब 150 के आसपास में बाट मिले हैं, बटखारा लगभग 150 के आसपास में वहाँ बाट मिले हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से।
देखिए वहाँ का जो सबसे बड़ा बाट जो था वो 1375 ग्राम का था और सबसे जो छोटा बाट था वो 0.87 ग्राम का था। तो इससे स्पष्ट होता है कि वे माप तौल की पद्धति से भली भांति परिचित थे, इसका उपयोग करते थे। अब देखते हैं चिकित्सा ज्ञान। चिकित्सा ज्ञान यानी कि वे लोग डॉक्टरी पद्धति यानी चिकित्सा भी जानते थे। तो कैसे पता चला है? तो मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का एक टुकड़ा मिला है और अब जानते हैं कि शिलाजीत जो है औषधीय काम में आता है, जो कि पौरिस जो है एनर्जी बढ़ाता है। तो ये चिकित्सा से भी भली भांति परिचित थे। मस्तिष्क शोध वाला कपाल मिला हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क पे जो है कोई शोध कार्य किया गया होगा। तो यानी कि ये चिकित्सा पद्धति से भी परिचित थे। नगर नियोजन तो शुरू में ही पढ़ाई हुई है। नगर नियोजन आप जानते हैं कि वहाँ का सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो नगर नियोजन थी। तो नगर नियोजन में आप जानते हैं कि जो वहाँ की जो सड़कें जो थी एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे काटती थी, जिससे शहर जो है कई खंडों में विभाजित होता था। सड़कों के किनारे नालियाँ बनी होती थी। प्रत्येक घर में जो है निजी स्नानागार और कुआं होते थे। तो ये इनका जो है उत्तम किस्म का जो है नगर नियोजन था। तो ये इस तरह से हम स्पष्टतम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके थे। डियर स्टूडेंट, अब प्रश्न उठता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी कि इस सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया था। तो इसका भी हम हल ढूंढते हैं। ये देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता यानी कि कौन कौन इसके निर्माता हुए हैं। तो देखिए इसमें भी जो है जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता का काल, जिसमें किसी एक विद्वान के मत को हम लोग नहीं माने, यानी कि सब कोई अपना अलग अलग विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में भी किसी विद्वान का एक मत नहीं है, यानी कि सब कोई अपना अपना अलग विचार रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक विद्वान है डॉक्टर गुहा। तो डॉक्टर गुहा का कहना है कि इस हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो मंगोल थे, आग्नेय थे और एल्पाइन वर्ग के व्यक्ति थे। यानी मंगोल, आग्नेय और एल्पाइन के लोग जो थे वे हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किए थे। यानी कि इनके कहने का मतलब था कि ये मिश्रित जाति के लोग इस सभ्यता को बनाए थे। लेकिन वही रंगनाथ राव कहते हैं, रंगनाथ राव, कि नहीं, इस सभ्यता के निर्माता आर्यों के साथ अन्य जाति के लोग भी थे। यानी मुख्य रूप से इसमें आर्य थे और आर्य जाति के साथ जो है कुछ अन्य वर्ग के लोग भी इस सभ्यता का निर्माण किए थे। उसी तरह से जी गार्डन कहते हैं, यानी कि एक विद्वान जी गार्डन है, वे बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता जो थे वो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, यानी सुमेरियन थे। सुमेर के रहने वाले को सुमेरियन कहा जाता है, तो ये सुमेरियन थे। उसी तरह से श्री रामचंद्र प्रसाद चंद्रा का कथन है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो व्यापारी वर्ग के लोग थे, यानी ये व्यापारी वर्ग जो बिजनेस व्यापार करने वाले थे वे इस सभ्यता का निर्माण किए थे। डॉक्टर R.E.M. व्हीलर का कथन है कि नहीं, इस सभ्यता का निर्माण तो द्रविड़ किए थे। यानी कि सब किसी का अलग अलग विचार है, तो यहाँ असमंजस की स्थिति है। हम कंफर्म ये नहीं कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, और इसका सबसे बड़ा कारण है हड़प्पा लिपि का नहीं पढ़ा जाना, इसीलिए असमंजस की स्थिति बनी होती है। अब तक हम लोग देखे हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन हुए, यानी कि ये काल कब से कब तक थी। लेकिन अब देखना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यानी कि ये सभ्यता जो थी वह 1700 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास में पतोन्मुख हो गई, यानी कि इसका पतन होना शुरू हो गया, ये समाप्त हो गई थी। तो आखिर इसके पतन के क्या कारण थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं के तरह ही, जिसे हम शुरू में पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी।
हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन हुए? तो जिस तरह से उसका कोई स्पष्ट ज्ञात नहीं था, सभी विद्वानों का जो है अलग अलग विचार था, ठीक उसी प्रकार से इसके पतन के लिए भी सभी विद्वान एक मत नहीं है। सब कोई का जो भी विद्वान है वो सब कोई अपना विचार जो है एक जैसा नहीं रखे, सब कोई इसका कारण अलग अलग बताते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव का कथन था कि ये सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गई, यानी इस सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हो गया, बाढ़ से सभ्यता नष्ट हो गई। इसमें देखिए मार्शल महोदय बताते हैं कि मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो से बाढ़ के संकेत मिले थे अवशेष के रूप में, उस तरह से मैके महोदय को चन्नूदड़ो से मिले थे, और एस.आर. राव को लोथल में बाढ़ के प्रमाण मिले हुए थे। तो इसलिए इनका मानना था कि सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हो गया। दूसरा देखते हैं, मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और पिगट महोदय का कहना है कि ये सभ्यता बाहरी आक्रमणों के कारण नष्ट हो गई। ये सब जो है साक्ष्य के आधार पे ही बताते हैं, जिनको जो साक्ष्य मिला हुआ है, यानी साक्ष्य से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो को अनेकों बार लूटा गया। इन लोगों को साक्ष्य मिला कि मोहनजोदड़ो को अनेकों बार लूटा गया था और वहाँ के लोगों की हत्या कर दी गई थी, और जो बचे लोग थे वो पलायन कर गए। तो इस तरह से इस सभ्यता का विनाश हो गया। उसी तरह से जो है डॉक्टर R.E.M. व्हीलर का कथन है कि बाहरी आक्रमण में आर्य आए थे इस सभ्यता में, तो आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। आर्नस्टीन और A.N. घोष बताते हैं कि नहीं, इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया, और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल नहीं सके, जलवायु परिवर्तन से इस सभ्यता का विनाश हो गया। उसी तरह से M.R. सहनी का कथन है कि इस सभ्यता का विनाश जल प्लावन हो गया, यानी कि इस सभ्यता में चारों तरफ पानी ही पानी हो गई, सब कोई बाढ़ में डूबकर नष्ट हो गया, सब कुछ जो है संपत्ति, वहाँ पे मकान जो है, वहाँ के लोग जो है बाढ़ में नष्ट हो गए। जल प्लावन से इस सभ्यता का विनाश हो गया। उस तरह से जो है यहाँ माधव स्वरूप वत्स का कहना है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन एवं भूकंप के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, यानी कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया, नदियाँ अपना मार्ग बदल ली, और भूकंप के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि भूकंप के भी प्रमाण मिले हुए हैं। उसी तरह से K.U.R. केनेडी यानी प्रोफेसर केनेडी का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो प्राकृतिक आपदा में बताते हैं कि मलेरिया या महामारी है, यानी कि ये कहते हैं कि जो है इस सभ्यता का जो विनाश हुआ, यहाँ पे जो है कत्लेआम हुई, इसको लूटा गया, महामारियाँ आई, तो वो क्या हुए, उसके जो है शारीरिक अवशेष जो थे वो सड़ करके बीमारियों का प्रकोप के रूप में बदल गए, यानी महामारी आ गई, और इस तरह से जो बची जनसंख्या भी थी वो भी महामारी के चपेट में आकर के नष्ट हो गई, उसका भी विनाश हो गया। और यहाँ B.B. लाल बताते हैं, यानी सबसे सटीक कथन हम इन्हीं का मान लेंगे, ये कहते हैं कि इस सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु में परिवर्तन के कारण हुआ, जो बची वहाँ से प्रदूषित वातावरण के कारण हो गया। जलवायु में परिवर्तन हुआ तो वहाँ की सभ्यता का विनाश हुआ, जो बचे थे उसकी जो है अवशेष जो सड़ने के बाद जो है वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो गया। तो प्रदूषित वातावरण के कारण, और जब वातावरण प्रदूषित हुआ और वहाँ के लोग जो है व्यापारिक मार्ग भी बंद किए, तो व्यापार में भारी गिरावट आई, और जिसके कारण ये भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी और ये खाने बगैर मर गए। यानी कि इस तरह से जो है B.B. लाल का कथन ही सबसे उपयुक्त है कि जलवायु परिवर्तन, दूषित वातावरण और व्यापार में भारी गिरावट के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। जो भी विद्वान अपना विचार दिए हैं
उसका एक तर्क निकलता है। जिसे कहा गया कि अगर मान लेते हैं इस सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हो गया, तो सभी हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर जो है वो नदियों के तट पर तो थे नहीं। जो नगर नदियों के किनारे बसे हुए नहीं थे तो फिर उनका विनाश कैसे हो गया? नहीं हो सकता है। अगर बाढ़ से विनाश हुआ ही है तो इतनी बड़ी सभ्यता एक बार में ही बाढ़ से नष्ट नहीं हो सकती है। तो ये भी असमंजस की स्थिति है कि सभ्यता का विनाश कैसे हुआ है, कोई फैक्ट कारण नहीं है। सब कोई साक्ष्यों के आधार पर अपना अपना विचार रखते हैं। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज सिंधु घाटी सभ्यता आज समाप्त होता है। और इस एक्सरसाइज का जो है हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आने वाले हैं। लगभग 200 के आसपास में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। जो तैयारी आप जो है ये लेक्चर क्लास से या फिर जो सब्जेक्टिव से जो किए हैं, इसके अलावा जो कुछ बचा होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूरा हो जाएगा। अगर आप सभी क्लास किए हैं तो उम्मीद करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो क्वेश्चन अगर आता है तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का लगभग 95% क्वेश्चन हम यहाँ से कंप्लीट करा चुके हैं। जो बचा है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूरा कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से तैयारी हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।